हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हुई हूँ अपना बाल विकास का दूसरा सेशन लेकर के। पहला सेशन आपको बहुत अच्छा समझ में आया, उसका मेरे पास जिस तरीके से आप लोगों की रिप्लाई आ रही है उससे लग रहा है कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है और यही आप बोल रहे हैं कि मैम पुनः दूसरा सेशन भी लेकर आइए। तो मैं अगले 30 क्वेश्चन और लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। देखते हैं अपना 31 से यहाँ तक हमने करवा दिया था और अब अपना स्टार्ट होता है 31। शैशवावस्था में शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? क्या पूछा कि कुल कितनी हड्डियां होती है शैशवावस्था में? तो ध्यान रखना, शैशवावस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 270। कितनी होती हैं? 270। ध्यान रखना, इस समय जो हड्डियां होती हैं वो लचीली होती हैं, कोमल होती हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। फिर क्या होता है? धीरे धीरे, आप ध्यान से सुने, ये नहीं कि केवल हमने तो प्रश्न पढ़ दिया और उत्तर बता दिया, क्योंकि ये प्रश्न नहीं आया और इसी से रिलेटेड कहीं कोई बात आई तो आपको समझने के लिए ये बातें मैं बता रही हूँ कि इस समय जो हड्डियाँ होती है शैशवावस्था में वो कैसी होती हैं? लचीली होती हैं, कोमल होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। तो धीरे धीरे कैल्शियम, फास्फोरस, खनिज लवण आदि के कारण क्या होती है? मजबूत होती चली जाती है, दृढ़ होती चली जाती है और इस दृढ़ीकरण या मजबूतीकरण को हम क्या बोलते हैं? ऑसिफिकेशन बोलते हैं या फिर इसे कह सकते हैं अस्थीकरण। तो अस्थीकरण की प्रक्रिया, आपसे सवाल आ जाए कि अस्थीकरण की प्रक्रिया कौन सी अवस्था में शुरू होती है, तो आप कहेंगे अस्थीकरण की प्रक्रिया शैशवावस्था में शुरू होती है। तो अस्थीकरण की प्रक्रिया कौन सी अवस्था में कंप्लीट हो जाती है, तो आप कहेंगे किशोर अवस्था में कंप्लीट हो जाती है। तो अस्थीकरण क्या है? दो हड्डियों का जुड़कर एक हो जाना या मजबूती प्राप्त करना क्या कहलाता है? अस्थीकरण, दृढ़ीकरण, मजबूतीकरण या फिर आप कहेंगे ओसिफिकेशन। समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किशोर अवस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है। खुद को क्या रखा जाता है? भूखा। तथा यह ज़्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है। ऐसी अवस्था को कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, डेलीरियस ट्रेमेंस, स्वैलीनता, डाउन सिंड्रोम। खुद को भूखा रखा जाता है और ज़्यादातर कौन? लड़कियां अपने आप को दुबला पतला दिखाने के लिए क्या करती हैं? कम खाती हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं क्षुधा अभाव। इसे कहते हैं, जो एनोरेक्सिया नर्वस है ना, एनोरेक्सिया, ये किशोर अवस्था से संबंधित एक समस्या मानी जाती है। नर्वोसा, क्षुधा अभाव, अपने आप को भूखा रखना, और अपने आप को दुबला पतला छरहरा दिखाने के लिए लड़कियां क्या करती है? किशोर अवस्था में कम खाना खाती हैं, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, चलिए। किशोर अवस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब किसने दिया? किशोर अवस्था के आकस्मिक अचानक विकास का सिद्धांत किसने दिया?
आकस्मिक परिवर्तन का या त्वरित विकास, इसे एक नाम और दे देते हैं, त्वरित विकास का सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया स्टैनले हॉल ने, क्योंकि किशोर अवस्था का जनक कौन? स्टैनले हॉल। तो यह सिद्धांत दिया स्टैनले हॉल ने, और स्टैनले हॉल ने इस सिद्धांत को दिया था 1904 ईस्वी में। और इन्होंने कहा कि बालक में सभी परिवर्तन अचानक आते हैं, इसलिए आकस्मिक बोला ना, अचानक होते हैं, उनका पूर्व अवस्था से कोई संबंध नहीं होता है। तो जब बात आए कि अचानक या आकस्मिक या त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो नाम आएगा तो स्टैनले हॉल। कब दिया? 1904 में दिया। क्या कहा ये कि बालक में सभी प्रकार के परिवर्तन अचानक आते हैं या अचानक होते हैं, उनका पूर्व अवस्था से कोई संबंध नहीं होता है। तो ये अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टैनले हॉल ने 1904 में। नेक्स्ट, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? ज़्यादातर बच्चे सार्थक शब्द 10 से 13 माह में बोलने लग जाते हैं। सार्थक शब्द कब? 10 से 13 माह में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसका संबंध भाषा विकास से है? पावलोव, बिने, मैस्लो, चोम्स्की। कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसका संबंध भाषा विकास से है? कौन सा? चोम्स्की। चोम्स्की भाषा विकास का सिद्धांत दिया और इन्होंने कहा कि भाषा कैसी होती है? भाषा जन्मजात होती है। मनोभाषिक या भाषा विकास के सिद्धांत में इन्होंने कहा कि भाषा कैसी होती है? भाषा जन्मजात होती है और मनुष्य के अंदर एक सॉफ्टवेयर सेट होता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या बताया? LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या कहते हैं? सुनेंगे। देखिए, चोम्स्की कहते हैं कि मनुष्य और पशु में यही अंतर है भाषा का। मनुष्य भाषा बोलते हैं, पशु नहीं बोलते। मनुष्य और पशु दोनों साथ साथ, मानो एक मनुष्य के बच्चे ने भी जन्म लिया और एक पशु के बच्चे ने भी जन्म लिया, दोनों एक जगह रह रहे हैं। कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि मनुष्य का बच्चा तो बोलने लगता है और पशु का बच्चा नहीं बोलता। कारण LAD की कमी। उसके अंदर ये एक भाषा अर्जन यंत्र, LAD को क्या बोला? कभी कभी पूछा जाता है कि LAD क्या है? LAD है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब भाषा अर्जन यंत्र। ये हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जो सेट होता है, जिसके कारण भाषा वैसे तो अर्जित होती है, लेकिन इस LAD के कारण हम मनुष्य की भाषा को क्या कर लेते हैं? अर्जित होता है। अगर ये LAD नहीं हो तो हम भाषा को अर्जित नहीं कर सकते। तो चोम्स्की के अनुसार भाषा क्या है? जन्मजात होती है। तो यहाँ पर तो केवल पूछा कि भाषा विकास, तो भाषा विकास की बात कौन करते हैं? चोम्स्की। नेक्स्ट, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? कर दी ना बात, जन्मजात होते हैं। कुछ सार्वभौमिक गुण क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। तो भाषा की बात आ रही है, कहने वाले कौन है? वही नोम चोम्स्की। नेक्स्ट, संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है। संवेग की प्रथम सामान्यतः हम संवेगों को किस रूप में देखते हैं? तो ध्यान रखना,
संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है किसके रूप में? उत्तेजना के रूप में। उत्तेजना, बालक का रोना, चिल्लाना, हंसना, जो मिला जुला रूप है ना, उसे क्या कहते हैं? उत्तेजना। तो उत्तेजना किसका भाग है? संवेगात्मक विकास का ही भाग है या संवेग का ही भाग है। तो बालक प्रथम जो दिखाई देती है उसके संवेग वो किस रूप में दिखाई देते हैं? उत्तेजना। अगर आपसे पूछा जाए बालक का प्रथम संवेग होता है तो आप किस रूप में प्रकट करता है, तो आप कहेंगे उत्तेजना। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है। बालकों के अंदर सामाजिकता का विकास करने वाली विधि है। देखिए, कभी कभी हो सकता है आप लोगों ने किसी विषय वस्तु को नहीं पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ बेटा कि साइकोलॉजी में अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना, और आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ी सी अपनी समझदारी दिखाएंगे, आप 2 से 4 प्रश्न सही कर जाएंगे। क्या पूछा इस प्रश्न में? सामाजिकता। तो समाज शब्द कहाँ पर आ रहा है ये देख लें। यहाँ पर आ रहा है समाजीकृत अभिव्यक्ति। सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली सर्वाधिक, ऐसा तो हमारे ये विधि भी करती है, कहीं ना कहीं इससे भी होता है, इससे तो नहीं होता खैर, लेकिन सर्वाधिक सामाजिकता के गुणों को विकास करने वाली विधि कौन सी है? सामाजीकृत विधि। नाम से आ रहा है ना, सामाजीकृत विधि। नेक्स्ट, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, यानी कि जो मनुष्य जीवन है, मानव का जो निर्माण होता है वो कितने कोष से, कितनी सेल्स से होता है? तो ध्यान रखेंगे कि मनुष्य जीवन का आरंभ कितने कोष से होता है? मनुष्य जीवन का जो आरंभ होता है वो केवल और केवल क्या? एक कोष से होता है। इस एक कोष को क्या बोलते हैं? इस एक कोष को आप बोल सकते हो संयुक्त कोष। संयुक्त कोष, क्योंकि इसमें 23 गुणसूत्र क्रोमोसोम्स है ना, 23 गुणसूत्र मातृकोष और 23 गुणसूत्र क्या? पितृकोष के होते हैं। और टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 46। तो सामान्य जो बालक होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 46। ठीक है, तो किससे? केवल एक कोष से। नेक्स्ट, किस आयु में बालक वर्ग, माह, तारीख एवं वार का ज्ञान कर लेता है? किस आयु में बालक? बाल्यावस्था में बताई थी ना ये बातें। कौन सी आयु में? दिन, दिनांक, समय और सिक्कों के बारे में बता सकता है। बाल्यावस्था का बालक तो समय होगा 6 से 12 के बीच में, लेकिन ये बात कौन सी अवस्था का बालक? तो ध्यान रखेंगे, आप ऐसा याद करें, आपको याद नहीं ना, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, बार बार रिपीट भी होता है, तो आप ऐसा याद रखेंगे, आप लगभग अपनी कक्षा 3 की और लगभग कक्षा 3 की आप अपनी मैथ की बुक को देखिए, एक बार रिवर्स जाइए और एक बार सोचिए। मैथ की बुक जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आप कुछ पन्नों को आगे इकाई दहाई वाले आपके छोड़ करके जब आप पीछे की तरफ जाएंगे तो वहाँ एक घड़ी बनी हुई होगी, सिक्के बने हुए होंगे, कागज़ के नोट बने हुए होंगे, कैलेंडर बना हुआ होगा। पहली बार हम ये चीज़ें लगभग तीसरी कक्षा में सीखते हैं। और तीसरी कक्षा का बालक लगभग कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। समझे अब बात को? मेरी ये वाली बात कैसी लगी ये ज़रूर बताना। मैं ऐसे ही क्रिएटिविटी से पढ़ाती हूँ बेटा आप सबको, जिससे आपको ये बातें हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। देखो, अपनी शिक्षा नीति 2020 भी तो यही कह रही है कि बालक में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करो, बालक में आउट ऑफ बॉक्स चिंतन विकसित करो, बालक में सृजनात्मकता विकसित करो, रटंत विद्या को हटा दो, रट के नहीं, रटना नहीं है, रटोगे भूल जाओगे, समझोगे याद रहेगा।
तो लगभग एक कक्षा 3 का बालक, ये कई बार इरेक्शन में भी पूछा जाता है कि एक कक्षा 3 का बालक लगभग 9 वर्ष का है, तो इरेक्शन के अनुसार वह किस अवस्था का है, यानी नाम पूछेंगे। तो आप याद रखना, कक्षा 3 का बालक लगभग 9 वर्ष का है। और जब हम उसकी मैथ की बुक देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं, हम उसकी क्या देखते हैं, हम अपनी को भी याद कर सकते हैं कि दिन दिनांक कैलेंडर और वो सब बने होते हैं। तो क्या आ जाएगा आंसर, 9 वर्ष। रटना नहीं है, अब आपको अच्छे से पता चल गया, 9 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग युयुत्सा की मूल प्रवृत्ति से संबंधित है? युयुत्सा की मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। अब हमें ये तो पता चले ना कि ये युयुत्सा क्या है। युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध, युद्ध मतलब लड़ाई की इच्छा। लड़ाई की इच्छा कब होती है तुम्हारे मन में, कब आती है? क्या बोल रहे हो? जब गुस्सा आता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसे कोई किसी से लड़ाई थोड़ी ना करेगा, गुस्सा आएगा तो ही लड़ाई होगी। तो बिल्कुल सही बात है कि गुस्सा बोले तो क्रोध। बिल्कुल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग युयुत्सा की मूल प्रवृत्ति से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्रोध। नेक्स्ट, मादा युग्मक या अंडाणु में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? मादा बोले तो फीमेल। फीमेल में कौन से गुणसूत्र? तो फीमेल में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? केवल और केवल एक्स। और मेल में क्या होते हैं? वाई। तो ध्यान रखेंगे, मादा युग्मक, मादा का मतलब फीमेल में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? केवल एक्स गुणसूत्र। ठीक है। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव के पर आधारित होता है। 4-5 याद आ रही है परिभाषा? नहीं आ रही तो एक बार इसी YouTube पे जाकर शुरुआत में देख लेना, मैंने परिभाषाओं की एक वीडियो बनाई गई है कि बालक को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो हमें जो बनाना है, हर चीज़ को फ्राई करके बनाना है। जल्दी सी 4-5 मिनट में ही क्या कर लेना है? फ्राई कर लेना है। क्या कर लेना है? फ्राई कर लेना है। तो फ्राई बोले तो फ्रायड। आ गया उत्तर? बिल्कुल, फ्रायड का जो सिद्धांत था वो कौन सा था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। देखिए बातों को कैसे घुमाया, ये परिभाषा थी और इन्होंने इसको किस तरीके से। तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है कि 4-5 वर्षों की बात फ्रायड करता है, माना आपको नहीं पता था। और फ्रायड का संबंध कौन से, यहाँ फ्रायड नहीं दिया, लेकिन फ्रायड का संबंध कौन से सिद्धांत से? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है आयु पर। कौन सी आयु पर बालक तर्क करने लग जाता है, जिज्ञासा जाहिर करने लग जाता है? तो ये मैंने जब आप लोगों को बाल विकास बताया था, वहाँ जब मैं बाल विकास में बाल्य अवस्था बता रही थी तो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बताया था आपको कि 9 और 11 वर्ष बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ष। 9 वर्ष में बालक दिन दिनांक समय सिक्कों के बारे में बता सकता है और 11 वर्ष में बालक के अंदर तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 11 वर्ष। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा दी। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। बालक की शताब्दी है क्योंकि सर्वाधिक जो अनुसंधान हुए थे बालकों पर वो कौन सी शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में ही हुए थे।
अब चूँकि यहाँ पर आपको मैं दिखाई नहीं दे रही, वरना मैं तो एक्शन करके भी बता देती, वहाँ पर तो मैं बताती हूँ। जैसे वो गाना सुना होगा ना, हम आपके हैं कौन के, कि मायन मायन मुंडेर पतेरी, बोल रहा है कागा। कागा बोल रहा है कि इस समय भैया बालकों की शताब्दी है, बालकों के अनुसार चलेगा। तो कौन? कागा बोले तो क्रो एंड क्रो, ये हो गया क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है। ना तो वो दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है ज़्यादा, और ना ही वो बातचीत कर पा रहा, यानी संप्रेषण की, कम्युनिकेशन की भी कमी है। वेरी इंपॉर्टेंट। तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरीके के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है? एक बालक है, बालक क्या कर रहा है? दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया, अर्थात उसका सामाजिक व्यवहार कमजोर है। और क्या कर रहा है कि उसमें संप्रेषण की भी कमी पाई जाती है। तो ये क्या कहलाएगा? किस चीज़ का प्रतीक है? श्रवण बाधिता, शैक्षिक पिछड़ापन, अधिगम अक्षमता, शैशव स्वालीनता किसका प्रतीक है? ध्यान रखना, जिस बालक में संप्रेषण की कमी होती है, जिस बालक में सामाजिक व्यवहार की कमी होती है, जो बालक किसी दूसरों के प्रति अच्छे से प्रतिक्रिया नहीं करता है, उसे कहते हैं शैशव स्वालीनता। क्या बोलते हैं? शैशव स्वालीनता। शैशव स्वालीनता मतलब ऑटिज्म। क्या? ऑटिज्म। और याद रखें, ऑटिज्म इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग, शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था, वो किसने किया था? सबसे पहले प्रयोग किया लियो कैनर। किसने? लियो कैनर ने। अर्थात शैशव स्वालीनता या ऑटिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाला कौन था? लियो कैनर। अब शैशव स्वालीनता को और क्या कह सकते हो? ऑटिज्म बोल दिया, आप इसे आत्मविमोह भी कह सकते हैं। शब्दों में कंफ्यूज मत होना। आत्मविमोह। और भी कुछ बोल सकते हैं, हाँ और भी कुछ बोल सकते हैं। इसे बोल सकते हैं स्वपरायणता। अच्छे से देख लेना, घूम फिर के सवाल यहीं से आने हैं। स्वपरायणता, शैशव स्वालीनता बोलो, आत्मविमोह बोलो, स्वपरायणता बोलो, ऑटिज्म बोलो। बालक स्वयं में क्या रहता है? लीन रहता है। स्वयं में क्या रहता है? लीन, अपने आप में लीन रहेगा, तभी तो वो दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा, तभी तो उसमें संप्रेषण की क्या होती है? कमी होती है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगी? शैशव स्वालीनता। अगर यहाँ पर शैशव स्वालीनता नहीं होता ऑप्शन में, तो आत्मविमोह होता, आत्मविमोह नहीं होता तो स्वपरायणता होता, स्वपरायणता नहीं होता तो ऑटिज्म होता, लेकिन होता इनमें से ही एक साथ। एक बात और याद रख लें, जब इतना पढ़ा तो वो यशोधरा वाली बात है ना कि चल आए हैं वो इतना, तो 2 पग है उनको कितना। तो जब हमने इतना बता दिया तो एक बात और ही बता देते हैं। ऐसे बालकों के लिए एक कार्यक्रम चलता है, और ऐसे बालकों के लिए कौन सा कार्यक्रम सर्वाधिक, यानी इनकी शैशव स्वालीनता को दूर किया जाए तो अपन क्या कर सकते हैं? तो इनके लिए PECS प्रोग्राम चलाते हैं। और क्या? और टीच प्रोग्राम ऐसे ही बालकों के लिए चलाया जाता है। TEACCH।
तो आपसे पूछे शैशव स्वाधीनता के लिए कौन से प्रोग्राम चलाए जाते हैं, PECS और टीच कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और एक बात और याद रख लें कि विश्व ऑटिज्म दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 2 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म दिवस, ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया या? बिल्कुल आ गया, मुझे पता है आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया ना? नहीं, ये एक प्रश्न रह गया, फिर बोलते कि मैम 47 रह गया, मुझे याद आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है। तो बच्चों मेरी एक ही बात याद रख लो, आप मूल मंत्र बता रही हूँ। किशोर अवस्था में और शैशवावस्था में जब भी कोई बात आपसे पूछे, आप तीव्र लिख देना। विश्वास रखो अपने इस गुरु पर। इतना विश्वास जो आप मुझे दिखाते हो ना, इतना विश्वास मुझ पर आप जाहिर करते हो, इतना विश्वास मुझ पर है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और इसी विश्वास के कारण मेरे पास सुविधाएं नहीं हैं कि मैं आपके सामने स्क्रीन पे आ जाऊं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे सिस्टम चाहिए। तो मैं बस, मेरा उद्देश्य आप तक अपनी बात पहुंचाना है, तो वो मैं इस माध्यम से पहुंचा। लेकिन आपका जो मेरे प्रति जो विश्वास आप दिखाते हो ना, उससे मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है बच्चों। और ये विश्वास जब तक इस फील्ड में रहूं, मैं बस ये विश्वास मेरा बना रहे। तो आप याद रखना कि किशोर अवस्था और शैशवावस्था, क्योंकि शैशवावस्था किशोर अवस्था का पुनरावृत्ति काल है। ये बात रोज ने बोली, जोन्स ने भी बोली। लेकिन अगर कहीं पर भी मंदता की बात आ जाए, कभी भी धीमेपन की बात आ जाए, चाहे कोई सा भी विकास हो, तो वो केवल और केवल कौन सी हो जाएगी? बाल्य अवस्था। वो केवल और केवल बाल्य अवस्था। शैशवावस्था और किशोर अवस्था में सभी चीज़ें तीव्र गति से होती है, लेकिन अगर मंदता की बात आए, धीमे गति की बात आए, तो वो केवल और केवल कौन सी अवस्था होगी? बाल्य अवस्था। इस बात को याद रखें। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक सवाल आता है। मैं आपको यहाँ पर वैसे परिभाषाओं में मैं आई नहीं इसकी, तो खैर आपके परिभाषाएं, एक परिभाषा आती है, मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। परिभाषा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था का, किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल है। आपकी जितनी भी जो भी गाइडें हैं ना, आपकी जो गाइड आप पढ़ते हो, उनमें सब में मिलेगा आपको कौन? जोन्स। लेकिन जो आप ऑथेंटिक किताबें पढ़ते हैं, चाहे वो पीडी पाठक है या भटनागर है या फिर आपकी अरुण सिंह है, उनमें आपको मिलेगा इसका राइट आंसर रोस। आप कहोगे कि मैम अब हम क्या करें कि हम किसे आंसर माने? तो बेटा ऐसी स्थिति में आपके पास दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, एक ही ऑप्शन आएगा। तो वो आपका जो भी आएगा, रोस आए तो रोस, क्योंकि आप सभी ने तो जोन्स पढ़ रखा है, रोस तो शायद आपने पढ़ा ही नहीं हुआ। आप लोग तो लकीर के फ़कीर बन रहे हैं ना। कितनी शिक्षा नीतियाँ आ जाए, आप कहोगे मैम यहाँ पे भी गुस्सा दिखा रहे हो, कितनी शिक्षा नीतियाँ आ जाए, NCF आ जाए, कोई भी अच्छी बात कर ले, पर आप लोग तो समझते ही कहाँ हो। आप तो वही लकीर के फ़कीर बने रहना है ना, तो आप पढ़ते ही कहाँ हो ऑथेंटिक। जबकि ऑथेंटिक अगर पढ़ लो तो एक ही बार में आपके सारे कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए। पर आपने किसी भी गाइड में रोज़ को नहीं देखा होगा, आपने तो सब कहीं क्या देखा? जोन्स। और अगर प्रश्न आ जाए कि किशोर अवस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल है और सारे चारों ही ऑप्शन में जोन्स हो, जैसे एरिक्सन जोन्स, विलियम जोन्स, ब्लेयर जोन्स, या फिर कोई और जोन्स बना देंगे? बता दो, दे लो फिर उत्तर। तुम क्या दोगे? कौन सा जोन्स? जोन्स तो पढ़ लिया। तो ध्यान रखना, ये जो ऐसे गुस्सा आ जाता है बेटा, आप लोग है ना थोड़ा सा ये करते हो ना, तो मुझे पता है, मैं वो मुझे ना
ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये जो जोन्स था ना, ये जोन्स था इरिक्सन जोन्स। कौन सा? इरिक्सन जोन्स, है ना। आपको गुस्सा नहीं कर रही मेरे बच्चों, इरिक्सन जोन्स। और अगर दोनों में से एक ऑप्शन है तब तो आप जोन्स है तो जोन्स ही है। अगर चार ऑप्शन में जो ये आ जाए कि भाई उनके नाम कुछ और कर करके आए तो फिर इरिक्सन जोन्स, और ये नहीं है तो फिर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हर्रोस। ठीक है। तो शैशवावस्था, किशोर अवस्था और शैशवावस्था में सभी तीव्र गति से होते हैं, और बाल्यावस्था में कैसा हो जाता है? मंद हो जाता है, धीमे हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात आई, इसलिए मैंने आपको इसके साथ ही ये बातें और बता दी। नेक्स्ट, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है। निश्चित पूर्व कथनीय सिद्धांत किससे संबंधित है? कहाँ पढ़ा था ये हमने? क्या अभिप्रेरणा में पढ़ा था? क्या अधिगम में पढ़ा? वृद्धि और विकास में पढ़ा? या सभी में पढ़ा? किस में पढ़ा? ना तो हमने ऐसा अभिप्रेरणा में पढ़ा, ना हमने अधिगम में पढ़ा, तो ये तो बनेगा ही नहीं। तो फिर हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? वृद्धि व विकास। वृद्धि एवं विकास में कि हम कह सकते हैं निश्चित रूप से पूर्व में ही कथन कह सकते हैं हम कि बालक का जो विकास होगा वो सिफेलाकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल के अनुसार होगा। एक बालक का पहले सिर का विकास होगा, फिर गर्दन का, फिर बाजुओं का, फिर धड़ का, और सबसे लास्ट में पैरों का। तो ये बातें हमने किस में की थी? वृद्धि एवं विकास में। ठीक है। तो ये बात किससे संबंधित है? वृद्धि और विकास से। नेक्स्ट, पूर्व प्रसूति काल के प्रारंभ से किशोर अवस्था के अंत तक अध्ययन करता है। पूर्व प्रसूति काल से लेकर के कहाँ तक करता है? किशोर अवस्था के अंत तक, यानी परिपक्व अवस्था तक करता है। तो परिपक्व अवस्था तक जो करता है वो किस में करता है? वो करता है हमारा कौन सा? बाल मनोविज्ञान। किस में करता है? बाल मनोविज्ञान। किस में करेगा? बाल मनोविज्ञान। क्योंकि बाल मनोविज्ञान में हम गर्भावस्था या पूर्व प्रसूति काल से लेकर के किशोर अवस्था तक का अध्ययन करते हैं। ये कौन सा कहलाता है? ये हमारा कहलाता है, इसको किशोर अवस्था बोल दो या फिर इसे क्या बोलते हैं? परिपक्वावस्था। लगभग 18 वर्ष तक बाल पकने लग जाते हैं ना, बाल पकने लग गए तो कौन? बाल मनोविज्ञान। क्या? बाल मनोविज्ञान। नेक्स्ट, एक सेकंड, यहाँ पर क्या कौन सा? अच्छा, अरे सीधा कहाँ पर आ गए? 55 में। अब यहाँ पे अपन सीधे वो होते तो मतलब चलिए कोई बात नहीं। 47 के बाद हमारा कौन सा? मैं भी सोच रही बीच के कोई प्रश्न कहाँ गए। चलिए कोई बात नहीं, पहले इनको कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ बाद में बोलते, अब तो अच्छा है मुझे ही दिख गया। चलिए 48, गर्भावस्था की किस अवस्था में भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण हो जाता है? तीनों परतों का निर्माण। 3 परत किसमें बताई थी? बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु अवस्था, शैशवावस्था। गर्भावस्था की 3 चरण बताए थे मैंने। एक बताया था बीजावस्था, या जिसको हमने बोल दिया था रोपण अवस्था या डिंबावस्था। दूसरी हमने कहा भ्रूणावस्था या पिंडावस्था। इसके हमने कितने बताए थे? इसके हमने आपको 3 परत बताई थी। एक बताई हमने एक्टोडर्म, एक बताई मेसोडर्म, एक बताई एंडोडर्म। तो तीनों परतों का निर्माण हो जाता है कौन सी अवस्था में? भ्रूणावस्था में, जिसे क्या बोला? पिंडावस्था भी बोला जाता है। पिंडावस्था। ठीक है। चलिए, नवजात शिशु का आकार
एवं भार कितना होता है। जैसे ही बालक जन्म लेता है तो उसका आकार और भार, सबसे पहले क्या करते हैं, उसका वेट करते हैं और फिर उसकी लंबाई देखते हैं। तो आकार और भार, तो ध्यान रखेंगे एक नवजात शिशु का आकार होता है 19.5 इंच और उसका भार होता है 7.5 पाउंड। अच्छे से याद रखेंगे, 7.5 पाउंड। नेक्स्ट, जन्म के समय बालक के सिर और उसकी शारीरिक लंबाई की अनुपात कितना होता है। बालक के सिर और उसकी शारीरिक लंबाई का अनुपात, यानी बालक के शरीर की लंबाई के हिसाब से उसके सिर का कितना अनुपात होता है या कितना प्रतिशत होता है। कई बार ये सवाल प्रतिशत में भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना 1/4, 1:4, या फिर आप क्या कहेंगे, इसे कहेंगे 25%। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर अभी ये 1/8, 1/4 इस तरीके से पूछा, लेकिन अनुपात 1:4, लेकिन कभी कभी इसको क्या पूछ लेते हैं 25%, 50%, 90%, तो प्रतिशत में पूछेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 25%। ठीक है। नेक्स्ट, विकास के किस काल में बालक की वाम हस्तता की आदत को दक्षिण हस्तता में बदला जा सकता है। किस में, हमने बताया ना, एक परिभाषा आई थी कि पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर आदतें हमारा निर्माण करती है। इस काल में बालक अपने जीवन की क्या रखता है, आधारशिला रखता है। शुरुआत में कहते हैं ना, बालक को जो आदतें डालनी है डाल दो भैया, नहीं तो फिर ये पक जाएगा, कच्चा घड़ा है अभी, तो ये कच्चा घड़ा है, उसके अंदर हम जो आदतें विकसित करनी होती है, जैसा हम उसे बनाना चाहें हम उसे वैसा बना सकते हैं। जैसे कुम्हार होता है ना, कच्ची मिट्टी होती है उसका बना रहे होते, तो अभी जब तक वो पका नहीं है तब तक उसको किसी का कोई भी आकार दे सकता है, लेकिन बड़े होने के बाद नहीं। तो कौन सी है सबसे कच्ची अवस्था, सबसे कच्ची अवस्था है कौन सी, सबसे शुरुआत, और शुरुआत कौन सी, शैशव काल। शैशव काल में बालक को आप दक्षिण हस्ता, वाम हस्ता को दक्षिण हस्ता में बदला जा सकता है, उसकी आदतों में आप बदलाव कर सकते हैं। गैसल का परिपक्वता का सिद्धांत बताते हो ना, वहाँ पे सिखाया था आप लोगों को ये कि बालक रेसिप्रोकल इंटरवीविंग बताया था ना, रेसिप्रोकल इंटरवीविंग के तहत बालक की आदतों को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, लगभग 18 वर्ष की आयु में पल्स बीट बन जाती है। आप कहोगे कि मैम ये तो सबको पता है, कितनी 72, 72, लेकिन ऑप्शन नहीं है ना, और OMR सीट में हमारे यहाँ कोई नोट डालने का प्रोग्राम नहीं है, तो जो हमारे पास है उसी में से हमें चूज करनी है। तो हमारा क्या राइट आंसर आ जाएगा, 70 प्रति मिनट। पल्स बीट जो होती है कितनी, 70 प्रति मिनट। आपको पता है शैशव अवस्था में कितनी होती है, शैशव अवस्था में ये होती है आपकी तकरीबन 120 से 140। क्यों, क्योंकि शैशव अवस्था में धड़कनें बहुत 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 तेज होती है। बाल्यावस्था में कितनी होती है, बाल्यावस्था में लगभग 85 होती है। और किशोर अवस्था में कितनी, किशोर अवस्था में ये 70 से 72, तो वहाँ पर 72 नहीं है तो अपनी 70। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हरलोक के अनुसार शैशवावस्था में बालक आयु की किस अवधि में अपनी माता को पहचानने लगता है। अब आपको तो क्या पता कि आपने अपनी मम्मी को कब पहचाना, लेकिन मुझे तो पता है ना आप कब मुझे देखकर हंसने लगे, कब मुझे पहचानने लगे। और यही वजह है कि शायद हम जो माएँ हैं वो बच्चों के साथ ज़्यादा हमारा लगाव होता है। और हम आपकी हर, गैसल ने बोला था ना एक अपनी डेफिनेशन में कि एक 5 सप्ताह के शिशु चिल्ला रहा है, अब वो चिल्लाहट में उसका
पीड़ा है, उसका सुख है, उसका दुख है, केवल और केवल उसकी कौन समझ सकती है? माँ समझ सकती है। बाकी कोई भी दुनिया का व्यक्ति नहीं समझ सकता कि बच्चे के अंदर क्या है। जो इसका चिल्लाहट है, उसकी चिल्लाहट को केवल और केवल कौन समझती है? उसकी माँ समझती है। तो देखो, माँ को कब पता चला कि ये बच्चा मेरा बच्चा मुझे पहचानने लग गया? जैसे आप लोग अब मुझे क्यों अच्छे अच्छे कमेंट्स डालते हो ना, तो मुझे पता चलता है कि आप मुझे बहुत प्यार करते हो। कमेंट से ही तो पता चलता है बेटा कि आप मुझे कितना। बहुत सारे बालक पढ़ के और निकल जाते हैं, ठीक है पढ़ लिया कोई बात नहीं। कोई नहीं बेटा, आपका वो ऊपर वाले का CCTV कैमरा तो आप पर ही लगा हुआ है। आप खुद जानते हैं कि आपको अच्छा लगा, उसके बावजूद आपने एक कमेंट नहीं किया, एक फीडबैक नहीं दिया कि मैम को अच्छा लगेगा, और आपको अच्छा नहीं लगा, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको, मैं जब इतनी मेहनत और इतने प्यार से आपको समझा रही हूँ तो आपको नहीं लगे। अब यहाँ पर बात ऐसी आ गई इसलिए मुझे कहना पड़ा, अदरवाइज़ तो मैं कहती भी नहीं। खैर कोई बात नहीं, पर आप तो ये बताएं कि किस अवधि में मैं अपनी माँ को पहचानने लगता है। आप सोच रहे हैं मैम ये तो आप ही बताओगे, हम तो बहुत छोटे थे उस समय। तो मैं आपको बता दूँ, आप याद रखोगे? अच्छा ठीक है। तो आप तीसरे माह में, देखो 2 महीने तक तो आप बहुत छोटे होते हो, आपको कुछ भी नहीं पता होता। आप तीसरे महीने में अपनी मम्मी को पहचानने लगते हो। अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मी आपको हम कब पहचानने लगे थे, आपको देखकर कब मुस्कुराने लगे थे? तो मम्मी कहेगी कि लगभग तीसरे महीने में। 2 महीने तक तो आपका पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है। चलिए नेक्स्ट, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका कोई अर्थ नहीं होता, तो वो है अपनी क्या, बस ध्वनि है, आपकी आवाज़ है, वो भी किस में? ग्राम में। तो क्या कहलाएगा कि बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई, और वो क्या कहलाएगी? ध्वनि ग्राम। और ये है आपकी अर्थपूर्ण इकाई। बोली जाने वाली भाषा की अर्थपूर्ण इकाई, अर्थपूर्ण इकाई। तो अर्थपूर्ण इकाई तो क्या कहलाती है? रूपाग्राम। रूपग्राम नहीं है ये, रूपाग्राम, या फिर इसे क्या बोलते हैं? रूपिम भी बोल देते हैं। ये अर्थपूर्ण इकाई, ये लेकिन ये केवल और केवल ध्वनि, जैसे ए, ई, उ, और ये जैसे हम, कल आदि। समझ गए? तो ये अर्थपूर्ण इकाई और ये केवल और केवल सबसे छोटी इकाई। समझ गए? ठीक है। ये हमने कितने हो गए? 54, 55 भी हो गया था, 56 भी हो गया। अब आता है 57। 57 एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकृति एवं पोषण, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति और पोषण का बहुत विवाद हो गया था, और जब ये विवाद हुआ तो पता है आप लोगों को, मैंने तो ख़त्म करना चाहा पर नहीं हुआ मुझसे, तो हल्के में ले लिया ना, औरत थी। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो विवाद ख़त्म करना था ना बेटा। तो मुझे विवाद ख़त्म करना था, तो मैं यहाँ पर किसे लेकर आई थी? मैं यहाँ पर लेकर आई वुडवर्थ को। और मैंने कहा कि वुडवर्थ भैया ये जो हैं बहुत लड़ाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि प्रकृति बड़ी और कोई कहता है पोषण। तो प्रकृति क्या है? ये है आपकी प्रकृति और ये है आपका पोषण। प्रकृति बोले तो H और पोषण बोले तो E। H बोले तो बीज और E बोले तो धरती। प्रकृति बोले तो आत्मा, और ये क्या? शरीर। तो वुडवर्थ ने यही कहा कि एक अगर प्रकृति है तो एक पोषण है, एक वंशानुक्रम है तो एक वातावरण है, एक अगर बीज है तो एक धरती है, और एक अगर आत्मा है तो एक शरीर है। दोनों की अंतः क्रिया के फलस्वरूप ही बालक का विकास होता है। किसी एक को बड़ा या एक को छोटा नहीं बता सकते। गाना याद आता है ना एक, क्या था कि बताओ मम्मी अच्छी या पापा?
तो क्या कहा, देखो छोटा सा बालक था, कितनी अच्छी बात कही, मुझे याद आ गई कि मम्मी मेरी अच्छी है खराब नहीं, पर मेरे पापा का भी कोई जवाब नहीं। तो यहाँ भी आप ये कह सकते हैं कि आनुवांशिकी अच्छी है खराब नहीं, पर वातावरण का भी कोई जवाब नहीं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, आनुवांशिकी एवं वातावरण। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे, कभी कभी यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। वातावरण वह बाहरी शक्ति है, ये बाहरी लोग होते हैं ना, सच बता रही हूँ, बहुत गुस्सा दिलाते हैं, बहुत गुस्सा दिलाते हैं बेटा मुझे। बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत डेडिकेशन, बहुत समर्पण के साथ मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। बस उद्देश्य मेरा ये है कि आप लोग बहुत जल्द किसी ना किसी सरकारी नौकरी में सेट हो जाएं और आप अपनी आजीविका आपको अच्छे से मिल जाए और आप अच्छे से अपना जीवन यापन करें। लेकिन जो ये बाहरी लोग हैं ना, इनको चैन नहीं आता, रास नहीं आता, और फिर इधर उधर की क्या करते हैं ये लोग, बातें करते रहते हैं, बहुत गुस्सा आता है। आ गया समझ में। बाहरी शक्ति, बाहरी लोग क्या दिलाते हैं, रोष दिलाते हैं, और रोष दिलाते हैं मतलब गुस्सा दिलाते हैं। तो बाहरी शक्ति की जब भी बात आए ना बेटा, तो आप याद रखना रोष। नेक्स्ट, आनुवांशिकता जेनेटिक इकाई है, आनुवांशिकता की इकाई है। आनुवांशिकता की इकाई क्या है, आनुवांशिकता की इकाई क्या है, आनुवांशिकता की इकाई है जीन। जीन्स बोलते हैं ना, जीन बोल दो, या फिर इसे ना हिंदी में, ये तो अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में बोलते हैं इसे पितृक। क्या बोलते हैं, इनमें ही तो हमारे आनुवांशिकी के गुण आते हैं, और इन्हीं गुणों आनुवांशिकी के गुण आते हैं, और यही कारण है कि हम लोग अपने माता पिता जैसे दिखाई देते हैं या अपने पूर्वजों जैसे दिखाई देते हैं। इन्हीं के अंदर हमारे आनुवांशिक के गुण निहित होते हैं। तो आनुवांशिका की जो इकाई है, आनुवांशिकता की इकाई क्या है, जीन्स, या फिर इसे अपन बोलेंगे पितृक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, डाउन संलक्षण का कारण है। डाउन संलक्षण, जिसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, डाउन संरक्षण। तो डाउन संरक्षण का जो कारण है, इसमें क्या होता है कि 21वें गुणसूत्र में विसंगति हो जाती है। इसके कारण से बालक मंद बुद्धि पैदा होता है, जिसे मंगोलिज्म बालक भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसे बोलते हैं त्रिगुणसूत्रता 21। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लें, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। डाउन संरक्षण, या फिर इसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या, डाउन सिंड्रोम। प्रतिपादक कौन थे इसके, इसकी जो खोज की थी लिंगडोहो डाउन ने की थी। किसने की थी, लिंगडोहो डाउन, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, डाउन सिंड्रोम। इसे क्या कहेंगे, इसे इस मंगोलिज्म, मंगोलिज्म, इसकी विसंगति के कारण बालक कैसे, मंगोलिज्म बालक, या फिर इसे क्या, गुणसूत्र कितने होते हैं, 47। तो बताओ डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र कितने, 47, सामान्य में 46, और डाउन, डाउन का मतलब आप डाउन वैसे मत समझना, आप डाउन का मतलब समझना ये डाउन लिंगडोहो, लिंगडोहो डाउन वैज्ञानिक। तो गुणसूत्र कितने होते हैं, 47। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे त्रिगुणसूत्रता 21, या क्या बोलेंगे, इसे बोल सकते हैं त्रिगुणसूत्रता 21 या ट्राइसोमी 21। और बालक कैसा होता है, मंदबुद्धि।
25 से 50 के तकरीबन इसकी बुद्धि लब्धि होती है, मंद बुद्धि। और एक खास बात याद रखेंगे कि डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? वही याद तो 21 को ही रखेंगे हर जगह, 21 है ना। डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। तो ध्यान रखेंगे आप कि ये मैंने आपको बाल विकास से संबंधित 60 प्रश्न कर दिए हैं। लगभग मैंने सभी यूनिट्स के प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पर डाल दिए हैं। आप पूरी ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ इन्हें देखें, आपको समझ में आएगा। और अभी अपना अधिगम का और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं से रिलेटेड प्रश्न भी अपने बच रहे हैं, तो उन्हें देखेंगे अभी हम। और इसके अलावा मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको और क्या चाहिए। अभी 3, 4, 5 दिन हमारे पास बच रहे हैं, तो आप बता सकते हैं मुझे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ।